कैसे हो? बढ़िया है। अच्छा, देख रहे हो बोर्ड पे क्या लिखा गया ना? देखिए, आज हमारे समाज में शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और हर कोई किसी को कहते हैं हम एजुकेटेड हैं, है ना? एजुकेटेड मतलब, तो आज हम इसी की बात को बताएंगे, यानी शिक्षा को बताएंगे अब कि एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है। एजुकेशन यानी एजुकेटेड किसे कहा जाता है? एजुकेटेड जो होते हैं कौन लोग होते हैं, उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, तो इसको जानेंगे जो आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे। एजुकेशन का फुल फॉर्म आज तक लोगों ने कभी निकाला तो बताया नहीं, बताया तो लोगों तक आया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोग के बीच में है ना। आप हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को पसंद करिए और लोगों तक शेयर करिए। मैं आपको ऐसी ऐसी ज्ञान दूंगा ना कि जो कोई टीचर नहीं दिया होगा, मैं आपको लोग खोज कर ला कर दूंगा। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए आप लोग को आगे बताऊंगा। आज हमारे देश में देखिए एजुकेशन लॉस होती जा रही है। जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकारें हमारे देश की एजुकेशन लॉसेस कर रही है। और एजुकेशन लॉसेस इसलिए की जा रही है ताकि लोग एडुकेटेड ना होने पाए। और एजुकेशन से सरकार को डर है और सारे स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश चल रही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि एक टीचर होने के नाते हम लोग का फ़र्ज बनता है और साथ साथ में एक जिम्मेदार भारत के नागरिक होने के नाते, सिटीजन होने के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार गुमराह होकर के किसी गलत रास्ते पर चलती है तो उसको गाइड किया जाए। लेकिन गाइड करने के बाद भी ये सरकार मान नहीं सकता है, हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा होता है तो उसको पढ़े लिखों की बात समझ में आती है, अगर अनपढ़ होता है तो उसको अनपढ़ों की बात समझ में आती है। इसलिए पूर्वजों ने कहा है कि आपको जैसा बनना होता है ऐसे आपको संगत खोजना पड़ेगा। तो बड़ी गलानी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में अब अनपढ़ तो है ही हैं, क्योंकि अगर शिक्षा का मतलब नहीं समझते हैं, शिक्षा को किसी तरह से बंद करने की प्लानिंग में है, तो ये तो शिक्षित आदमी कभी कर ही नहीं सकता। शिक्षित इंसान का आत्मा शिक्षा ही होती है। और मैं ये तो ओपनली कह सकता हूँ कि जो सरकार हमारी नीतियाँ लगा रही है उसके हिसाब से हमारा शिक्षा बंद हो जाएगा। मैं देखा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन, मैंने एक वीडियो देख रहा था, उस पर लिखा था प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्या था कि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया है। और प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर 1,80,000, ठीक है ना, 1,80,000 का उसके पास वार्षिक आय है, तो वह क्या करेगा कि अगर वह सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो 400 से 500 रुपया उसको पेमेंट देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर वह नर्सरी यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो सरकार उसका फीस यानी 1,000 लेगा। 1100 पकड़िए, 1100 या 1,000, ठीक है ना। 1100 या 1,000 देने के लिए वह घोषणा कर रही है। तब तो लोगों को मज़ा आ गया। भाई सोच रहे होंगे यार मज़ा तो आ गया, कहा अब सर जी इसको विरोध काहे कर रहे हैं ना। देखिए, अब ये देश को चलाने के लिए शिक्षित लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे खान सर जी आगे आ गए, ठीक है, और चंद्रशेखर जी आगे आ चुके हैं। अब युवा शक्ति इकट्ठा करो। अगर युवा शक्ति इकट्ठा नहीं होगी तो हमारा देश समाप्त होने वाला है। और फिर जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे करके हम लोग को यहाँ तक लाए हैं, उनकी सपना पूरा चकनाचूर होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी सपना को चकनाचूर ना होने पाए। तो सरकार ने इस तरह से योजना बना रखा है कि जो
साल में 1,80,000 कमाते हैं तो उनके बच्चों को सरकारी में अगर जाएगा तो 400 से 500 रुपया फीस देना पड़ेगा। अगर वो प्राइवेट में पढ़ेगा तो उनको सरकार क्या करेगी, 1100-1200 रुपया फीस नहीं देना पड़ेगा। तो लोगों को तो समझ में आ गया यार, तब तो टेंशन है खत्म हो गया, कैसे हमारा बच्चा बढ़िया पढ़ाई पढ़ेगा, एकदम कलेक्टर बन के आ जाएगा। अरे गधों, कलेक्टर नहीं बनेगा, गधा बनेगा। अब मैं बता दे रहा हूँ कैसे, क्योंकि सरकारों की नियम होती है कि जब भी कोई योजना वो लोग लाते हैं तो वो सीमित समय के लिए लाते हैं, और सारी योजनाएं ला करके वो लोग क्या करते हैं कि सारी योजनाओं को ला करके डिस्ट्रिक्ट से लेकर के जितने कर्मचारी होते हैं वो सब मिली भगत होते हैं और सारे लोग खाते जाते हैं और खा करके ख़त्म कर देते हैं, और आ करके हमारे बीच बचता है गुठली बचता है, और गुठली बचने के कारण हम लोग बेकार हो जाते हैं। तो इसीलिए अब सरकार जब ये 1100 देगी तो सारे बच्चे एडमिशन तो अपने प्राइवेट में करवा लेंगे, और प्राइवेट में करवाने के बाद आपकी सारी की सारी जो आरक्षण है, सारी की सारी जो मल्टी फैक्टर है सरकार की, जो हम सरकार को देते हैं, सरकार से लेते हैं, ये चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जब आप सरकार को दे रहे हैं, सरकार से लेने का आपका हक भी है, लेकिन जब आप प्राइवेट को दे देंगे तो प्राइवेट से आपको लेने का तो अधिकार है ही नहीं। और सरकार कहेगा कि 1100 दे रहा हूं तो सब लोग बच्चे जितने भी होंगे, देश के जितने सारे बच्चे होंगे, सब वो लोग प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा लेंगे और सरकारी स्कूलों में ताला बंद हो जाएगा, यानी सरकारी मास्टर बेकार हो जाएगा। और जब बेकार हो जाएगा तो लोगों को लगेगा सरकार तो स्कूल बेकार है, तो इसको क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तोड़ करके इस पर कोई उद्योग, ऐसा सरकार कहेगा उद्योग लगा दो या कुछ लगा दो, ठीक, मतलब आपको बताएगी नहीं, ये नहीं कहेगी मतलब डायरेक्टली हम कुछ कर देंगे, आपको कहेगी कुछ उल्टा पलटा, आप लोगों को प्रस्ताव देगी, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। तो सब लोग को, कुछ लोग कहेंगे नहीं बेकार है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सही है, कुछ लोग कहेंगे बढ़िया स्कूल, तुम्हारा लड़का प्राइवेट में पढ़ रहा है तो शिक्षा तो मिल ही रहा है, तोड़ दो, क्या दिक्कत है। तो उसको स्कूल को तोड़वा दिया जाएगा, मतलब इस तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो जय हुई 2 साल 3 साल में ये जब विद्यालय खत्म हो जाएंगी, तोड़ी चली जाएंगी, तो सरकार कहेगा दिस इज नॉट एनी बजट, हमारे पास कोई बजट अब नहीं है, हम आपके पैसे वैसे दे नहीं सकते हैं। अब इधर से स्कूल भी खत्म और आपका बच्चा प्राइवेट में भी चला गया। अब वो क्या होगा, जो प्राइवेट स्कूल वाला होगा वो 10 से 20 हज़ार रुपया आपसे फीस लेना शुरू कर देगा। अब क्या करेंगे आप, जो था तो खो दिए। अब इस पर एक कहानी मैं आप लोग को सुना दे रहा हूँ। हम लोग जब छोटे छोटे थे, पढ़ाई करते थे, तो सिखाया जाता था कि एक कुत्ता होता है और बड़ी भूखा होता है। जब भूखा होता था तो भूख के मारे वो जाता था, तो एक गांव में किसी बच्चे के हाथ से रोटी छीन लेता है और छीन करके लेकर भागता है, और उसको कुछ आवारा कुत्ता देख लेते हैं, और जब कुछ आवारा कुत्ता उसको देख लेते हैं तो उसको दौड़ा लेते हैं। तो वो अपनी रोटी को बचाने के चक्कर में भागने लगता है, और भागते भागते होता क्या है कि वो दूर भागता है, सोचता है इन कुत्तों से दूर हो जाएं ताकि मुझे मेरी रोटी पाए ना कोई। तो वो भागने लगता है, भागते भागते जाता है, और ये के पगडंडी रास्ता होता है, और उस रास्ते के उस पार नाला होता है, गड्ढा है, यानी तालाब जिसे कह सकते हैं, नाला, और नाले को क्रॉस करता है। तो नाले को यही क्रॉस करता है तो पीछे घूम कर देखता है कि काफ़ी दूर है, कुत्ते अब आ नहीं रहे हैं, तो आराम से चलने लगता है, और आराम से जो ही चलता है तब तक देखता क्या है कि पानी पर उसकी प्रतिबिंब दिख जाती है, और प्रतिबिंब में देखता क्या है कि एक कुत्ता फिर से रोटी लेकर जा रहा है। तो उसके अंदर ये सोचा है हम भी एक रोटी आधा लिए हैं, आधा ही लिया है, अगर इसका रोटियां मिल जाता तो हमारा पूरा हो जाता। अब वो टपाक दे क्या करता है, प्लानिंग कर लेता है, प्लानिंग करके उस कुत्ता को रोटियां को छीनने का प्लानिंग करता है, और जब प्लानिंग करेगा टप पे कूद जाता है, और कुत्ता तब तक ज्यों ही मुंह खोलता है तब तक वो उसके मुंह का वाला रोटी भी गिर गया पानी में, और छपाक दे जब पानी में गिरता है तो प्रतिबिंब खत्म। अब वो पछताने लगता है, रोने लगता है, मतलब वो दूर जाता है, अब बहते हुए जाता है, किस तरह से जान बचाता है, तो बचा करके वापस आता है तो पछताने लगता है। तो इसलिए कहा गया बिन विचारे सो करे पीछे हो पछताए, काम बिगाड़ा या अपना हो जग में हो हंसाए। तो इस तरह से, ठीक इसी तरह से आज हमारी पब्लिक जो है गधों की तरह बड़ी बैठी पड़ी हुई है ना, इतना रोएगा जिस तरह से कुत्तवा का हाल हुआ है वैसे ही पब्लिक का हाल हो जाएगा। और ये पब्लिक गधा होकर के सो रहा है, सो में मर जाओ तुम, पब्लिक तुम लोग ऐसे हइये हो, तुम लोग को मरना ही सही है, क्योंकि तुम लोग के अंदर औकात ही नहीं है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी शिक्षा को एबिलिटी मांगने के लिए। और सरकार से मांगोगे डंडा पाओगे, बनाओ बढ़िया सरकार बनाओ भाई, डंडा खाने के लिए सरकार है, चुने हो तो चुनो, लात खाओ। अब देखो ये सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो अब देखो एक आइडिया और है, अगर स्कूलों को नहीं तोड़ा गया सरकारियों को,
तो एक चीज़ और आ जाएगा, जानते हैं उसको? ठेकेदारी। ठेकेदारी तो जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डर होगा, जैसे आप आज बिजली वाला विभाग वाला जो प्राइवेट हो गया, आज वो बहुत बड़े ठेकेदार है, वो ज़बरदस्ती डंडा लेकर के घर में घुस करके बिल वसूलने का काम कर रहा है, आरसी काट दे रहा है, वो कर रहा है। ऐसे आपकी स्कूलों पर भी हो जाएगी। और जो आश्रम शिक्षा, हमारी गुरुकुल शिक्षा, श्री संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण पढ़े थे, राम पढ़े थे, है ना, उनकी पद्धति को मलियामेट कर दिया जाएगा। तब आप लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग का भगवान है मालिक है, हम तो नहीं मालिक हैं भैया। तो आप लोग जगरिए। अब हम बताते हैं एजुकेशन, दिस इज एजुकेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपका बच्चा शिक्षित रहेगा, समझदार रहेगा, तो उसके पास होगा एनर्जी। क्या होगा? एनर्जी, शक्ति। दिस इज पावर। क्या होगा? पावर। आपके अंदर अगर पावर होगा तो बोलने का और चलने का मजा आ जाएगा। आप बोल लेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। अगर ये कोई तड़का लगा, मजाक दो तड़का लगाओ। अगर कोई तुमको एक तड़का लगा तो तड़ाक लगा, तो क्यों डरने की जरूरत है? आज जो लड़ेगा वही जीतेगा, और जो छुपेगा वो टूटेगा। ध्यान रखना, आजकल कहीं पर भी मानवता नहीं है, और आज कोई भी अधिकारी तुम्हारा नहीं है। ये ध्यान रखना, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी तुम्हारा नहीं है। अगर वो प्यार से मानता है तो मना लो, नहीं तो आप समझ गए। तो यहां पर होता है एनर्जी। एजुकेशन का पहले ई का मतलब होता है एनर्जी। आपके पास शिक्षा पावर देता है। उसके बाद होता है डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाता है। अब अनुशासन सीखने के बाद जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो अनुशासित होंगे। तो जो आज जो आपका दादा परदादा अनुशासित नहीं है, तो बच्चा अनुशासन कैसे कर सकता है? पहले हमारे शिक्षकों में अनुशासन होती थी, डिसिप्लिन होती थी, और डिसिप्लिन में रहते थे, सारी चीज़ को डिसिप्लिनिंग कंप्लीट करते थे और डिसिप्लिन को मानते भी थे। आज हमारे देश में कोई डिसिप्लिन नहीं है। दरोगा अलगे जाकर घूमता है, मंत्री अलगे जाकर घूमता है, चौकीदार अलगे जाकर घूमता है, आंगनबाड़ी अलगे भुक्का बांटती है। कोई किसी का सुन रहा है? दिस इज नॉट डिसिप्लिन। ये देश में डिसिप्लिन ही खत्म हो चुका। ठीक, तो अब इस पर तो गौर करना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे, फिर आगे देख लिए, डिसिप्लिन खत्म हो गया। एकता, यूनिटी, दिस इज नॉट यूनिटी। हमारे देश में सबसे पहले यूनिटी नहीं है। पहले अगर आप शिक्षित होंगे तो आपके पास एकता की ताकत समझ पाएंगे, अनुशासन का मतलब समझ पाएंगे, और उत्साह, कॉन्फिडेंट। जब आपके पास कॉन्फिडेंट होता है तो आप कॉन्फिडेंट हो, जब शिक्षित होते हैं तो कॉन्फिडेंट होता है। अब कॉन्फिडेंट हो गए तो आप हर जगह बोल लेंगे, हर जगह। भैया हम नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं डीएम साहब से बतवा। अरे काहे डीएम साहब कलेक्टर हो गए? भाई मानते हैं हम कलेक्टर हैं, मार देंगे क्या आपको धड़ाक दे? काहे मार देंगे भैया? उनसे बात करने में हम मार देंगे तुरंत, काहे मारेंगे? अरे उनका काम ही हमारा बात सुनना। तो कॉन्फिडेंट, दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंट लाता है शिक्षा, 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 जो बाबा साहब ने कहा। आगे हम बढ़ेंगे तो आपके पास क्या होता है? कॉन्फिडेंट। उसके बाद एम, लक्ष्य क्लियर करो। आज तो लक्ष्य लोगों को बना लिया एकदम, नौकर बनेंगे भैया, चाहे कुछ होगा हो ना होगा। नौकर बनने के लिए लोग एकदम चिल्ला चिल्ला कर बैठ गए, है ना। नौकर बनो और चाहे जो सरकार आएगा उसका टट्टू बन के घूमोगे। इसलिए शिक्षा की तरफ शिक्षित बनाओ। हम तो बार बार कहते हैं बिजनेसमैन बनो ना। बिजनेसमैन बनोगे तो तुम्हारी सात पुश्त किसी के आगे भीख नहीं पसाड़ेगी, हाथ पसाड़ कर भीख नहीं, नौकरी नहीं मांगेगी। ठीक, इसलिए एम, एक एम बनाओ, लक्ष्य क्लियर करो। टैलेंट होना चाहिए, योग्य हो जाइए उसका काबिल, ताकि किसी के सामने हमको। आज हमारे देश में नौकर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन मालिक बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मालिक बनने के लिए लोगों को इच्छा ही नहीं कर रहा है। हम कैसे मालिक बन पाएंगे? अरे गधों, जब तुम्हारे दिमाग में कूट कूट के भर दे नौकर बनो, नौकर बनो, नौकर बनो, तो काहे मालिक के लिए लड़ाई करोगे भैया? मालिक बनो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन लगाओ, अपनी स्कूल खोलो, अपना बिजनेस लगाओ, अपनी टंकी खोलो, अपनी चाय की दुकान लगाओ, LLB का डालो, अपनी डॉक्टरी खोल डालो। लेकिन लोगों का नौकरी नहीं मिलेगा तो लोगों को हराम खाने का ना आदत बन गई है। कैसे नौकरी में तो काम करना नहीं है, बैठ के कुर्सी तोड़ना होता है। तो भैया किसको आराम नहीं चाहिए? लोगों को आराम चाहिए, आराम। ठीक है ना, इसीलिए नौकरी के लिए पीछे पड़े हैं। नौकरी मिल जाए, चाहे मौसा कहना पड़े, चाहे दादा कहना पड़े, कैसे दादा मिल जाते। ठीक है, तो लोगों को नौकरी चाहिए। आगे आगे नहीं, देखिए एबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट टैलेंटेड। एबिलिटी नहीं है, योग्य नहीं है उसके। जब योग्य नहीं रहोगे तो आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इंटरेस्टेड, लगन, जिस काम को लगन लगा रहे हो ना, जितना लगन लगा करके बहुत बढ़िया से पुलिस बनने में लगा रहे हो ना, उतना लगन लगा दो बिजनेस करने में ना, तो 10 साल के बाद तुम्हारी पुश्त
इतना अमीर हो जाएगा कि नौकरी तुम्हारे घर लोग मांगने के लिए आ जाएंगे। लेकिन लोगों को कहा है, महाभारत का रचयिता अभी विश्वामित्र है ना, वेद व्यास वह रटत वह जाके परीक्षा में देते बाटे, तो वो का भाई तो हमने तो स्वतंत्र बटले बाटा जा करा। ये असली शिक्षा का योग नहीं है जो आप लोग कर रहे हो, इस शिक्षा का मतलब नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो शिक्षा का असली मतलब, वो ताकत होनी चाहिए। लगन लगा रहे हैं लेकिन नौकर बनने में, अपॉर्चुनिटी अवसर को पहचानो। आज अवसर है तुमको आगे बढ़ने का। अब तो संविधान हल्का फुल्का चल रहा है, अवसर है, लड़ भड़ करके आगे बढ़ लो, बिजनेस कर लो। नहीं तो ये भी दिन आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिजनेस भी करने का औकात नहीं मिल पाएगा आपको। तो कुछ सारी चीज़ें जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी ना, तो आप खुद ब खुद एक प्राइवेट इंसान बन के चलेंगे। तो ये ध्यान रखो, आपके अंदर ये होनी चाहिए। अवसर को पहचान लो, आज ही पढ़ डालो, आज ही शिक्षा ले डालो। अब आता है आपका नेशनलिटी, मातृत्व, मतलब जो राष्ट्रीयता कहते हैं। अपने देश के लिए लोग कहते हैं बाबू अपने देश के लिए मर जा, निछावर हो जा, प्रणवा दे दो। जितने बेचारे प्रणवा दे करके आते हैं ना, उन्हीं के बेटे बेटियां आज बेचारे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मैं देखा हूँ बेचारे कितने पुलिस वाले बेचारे मर गए, उनके आज भी बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिला। हम राष्ट्र के लिए तो मरेंगे, हमारा कर्म ही है। भारत माता हमारा है, रहेगी। और एक बात ध्यान रखिए, भारत माता माता नहीं है, भारत माता पुरुष लिंग में आता है, तो माता कैसे होती है, इस बात पे भी मैं डिस्कस करूंगा। एक वीडियो में देने वाला हूँ इस पर, क्योंकि लोग कहते हैं भारत माता, तो भारत तो पुरुष लिंग में आता है, तो माता कैसे हुआ। अब यहाँ पर एक चीज छिपाया गया है, इतिहास में आता है भारत माता। हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से हमारे भारत का नाम भारत माता है, ये इतिहास कहता है। उनके माता का नाम था शकुंतला। तो शकुंतला, अब भरत का जय हो ठीक है, तो उनके माता की जय करते हैं हम लोग, कहते हैं भारत माता की जय, मतलब भारत के जो बेटवा होखे हैं उनके अम्मा के जय। यही है भारत माता का असलियत। जब भारत पुरुष है तो स्त्री में आ ही नहीं सकता है, हम उनके माता का जय करते हैं। और आज तक हमको ये नहीं बताया गया भैया हम अपने माटी का जय नहीं करते हैं, हम भारत माता का जय करते हैं। जब हम कभी संधि विच्छेद कर नहीं करेंगे, जब हम गधे बैठे हैं तब पढ़वा नहीं करेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। कभी संधि विच्छेद नहीं किया। जैसे दादा कहला ना, दादा सरसों ये ला दे, वह तू लादत चली आवा, वो लादत चली आवा था सब लोग। कभी इस पर कोई बदलाव ही नहीं करना चाहता भैया, कोई बदलाव ही नहीं करना चाहता है, कोई नहीं बदलना चाहता है। नहीं बदलना चाहोगे मरो, कौन किसका क्या हो रहा है। जाओ, हमारा कर्तव्य था, मैं एक भारत का सिटीजन हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ, मेरा काम था बता देना, मनाना किसी का काम नहीं है। चलिए, ये रहा एजुकेशन का मतलब है। एजुकेशन मीन्स होता है एनर्जी प्राप्त करना, एजुकेशन एनर्जी देता है, डिसिप्लिन सिखाता है, यूनिटी एकता बना सिखाता है, कॉन्फिडेंट देता है, लक्ष्य क्लियर करवाता है, टैलेंटेड योग्य बनाता है, इंटरेस्टेड लगन लगाता है, अपॉर्चुनिटी देता है और राष्ट्रीयता बताता है। आप भारत के लिए कुछ कर जाओ। हम टीचर हम नहीं भारत के लिए करते हैं का, हम लोग मरते हैं, हम लोग भारत के नहीं सिखा रहे हैं का, हम मातृभूमि का सेवा नहीं कर रहे हैं का। जो डंडा लेकर बंदूक लेकर खड़ा रहेगा वही मातृभाषा का मतलब समझता है। हम हूँ कलम लेके खड़े हैं भैया, हम भी लोग देश का सेवा करते हैं, हम लोग को तो कभी देशभक्त भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो बॉर्डर पे पुलिस बन के जाएगा वही होगा तो देशभक्त होता है। तो ये चीज़ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शिक्षा कम होने के नाते लोग नहीं समझते हैं। असली देश का भक्त अगर कहा जाए तो टीचर है, क्योंकि टीचर के ही पैर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, कलेक्टर, डॉक्टर, फाक्टर, जो भी चोर, चंडाल सब निकलता है। तो सबसे बड़ा तो टीचर होता है। टीचर का कोई मतलब है नहीं, कोई टीचर का मतलब है नहीं होता। तो ये रहा एजुकेशन का मतलब। मज़ा आया? अच्छा, आज मज़ा आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट टाइम मिला जाएगा।